हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस 14। दोस्तों, हम लोग हिंदी सीरीज पढ़ रहे हैं और हिंदी सीरीज के अंतर्गत चैप्टर चल रहा है आपका अभिकारी शब्द। अभिकारी शब्द के मैंने अभी तक 2 पार्ट पढ़ाए हैं और तीसरा पार्ट है भाग 3 के बारे में बात करेंगे। और अभिकारी किसे कहते हैं मित्रों? वह शब्द जिस पर लिंग वचन कारक काल इत्यादि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है अभिकारी शब्द कहलाते हैं। यानी लिंग वचन कारक काल इत्यादि के कारण परिवर्तित ना होने वाले शब्दों को अभिकारी शब्द कहते हैं। और अभिकारी शब्द के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। मित्रों, हमने पार्ट 1 में क्रिया विशेषण अव्यय को पढ़ा था और पार्ट 2 में क्रिया विशेषण अव्यय भाग 2। आज हम बात करेंगे संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय क्या चीज है? परिभाषा सहित, उदाहरण सहित और इसमें प्रमुख तथ्यों को हम प्रश्न में पढ़ेंगे। ठीक है मित्रों, देखें संबंध बोधक अव्यय। पहले परिभाषा नोट कर लें। वे अव्यय शब्द जो 2 संज्ञा या सर्वनामों के मध्य संबंध का बोध कराते हैं। वे अव्यय शब्द जो 2 संज्ञा या सर्वनाम के मध्य संबंध का बोध कराते हैं। संबंध का बोध कराते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। देखिए मित्रों, वे अव्यय शब्द जो 2 संज्ञा या सर्वनाम के मध्य संबंध का बोध कराते हैं संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। ऐसे आप कह सकते हैं वे अव्यय शब्द जो किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से कराते हैं या दिखाते हैं या दर्शाते हैं, उसे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, या कहते हैं। ठीक है मित्रों, देखें यहाँ पर हम एग्जाम्पल उदाहरण देखेंगे। उदाहरण में देखें, जैसे वह बाहर बैठा है। वह बाहर बैठा है। मित्रों, एक भाग 2 या आप भाग 1 में पढ़े जिसमें क्रिया विशेषण। देखिए कैसे वह शब्द एक सर्वनाम है। बैठना क्या है? क्रिया है क्या है? सहायक क्रिया है। यहाँ बाहर शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? जिसकी विशेषता बताएगा, ठीक है, उसी से संबंधित तथ्य माना जाए। देखिए बाहर शब्द बैठने की विशेषता, वह बाहर बैठा। कहाँ बैठा? बाहर बैठा। तो देखिए बाहर शब्द बैठने की विशेषता है। बैठना एक क्रिया है। अगर क्रिया की विशेषता है तो यह क्रिया विशेषण, यह क्रिया विशेषण, यह शब्द क्रिया विशेषण। लेकिन और उदाहरण हम देखते हैं, जैसे हमने लिखा कि वह घर के बाहर बैठा। वह घर के बाहर बैठा है। मित्रों देखें, वह घर के बाहर बैठा है तो वह शब्द क्या है? सर्वनाम है। घर क्या है? संज्ञा है। देखिए बैठना क्या है? क्रिया है। ये क्रिया है, मुख्य क्रिया है। क्या है? सहायक क्रिया है। ठीक है, कि ये बाहर शब्द, ये जो बाहर शब्द है वो किसके
जो बाहर शब्द है वो किसकी विशेषता का बोध करा रहा है? क्या बैठने की विशेषता? नहीं, नहीं मित्रों, बल्कि वह और घर, वह और घर के मध्य संबंध का बोध करा रहा है। यानी दो संज्ञा या सर्वनाम, देखिए सर्वनाम है संज्ञा, दो संज्ञा सर्वनाम के मध्य संबंध का यह बोध करा रहा है। वह व्यक्ति, कोई भी राम से मोहन हो और एक घर है, दोनों के मध्य का जो संबंध का बोध करा रहा है के बाहर शब्द यूज कर रहा है। देखिए बाहर शब्द यहाँ पर क्या है? संबंध बोधक अव्यय। यही क्या है? संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, यही संबंध बोधक अव्यय है। और उदाहरण देखिए मित्रों, घर के बाहर, घर के बाहर नीम का पेड़ है, नीम का पेड़ है। देखिए यहाँ एकदम आसान है, घर क्या है? संज्ञा है, और नीम क्या है? ये भी संज्ञा है। दो संज्ञा के मध्य संबंध का बोध करा रहा है के बाहर शब्द। तो के बाहर शब्द यहाँ पर क्या है? संबंध बोधक अव्यय। बाहर शब्द क्या है? संबंध बोधक अव्यय है। यहाँ के पर सर्ग लगा हुआ है, यानी विभक्ति चिन्ह लगी हुई है। और एग्जाम्पल मित्रों हम देखते हैं, जैसे वह, जैसे लिखते हैं वह पेड़ पर बैठा है, वह पेड़ पर बैठा है। देखिए वह पेड़ पर बैठा है, पर शब्द यहाँ क्या है? दो संज्ञा के मध्य संबंध का बोध करा रहा है, इसलिए क्या है? संबंध बोधक अव्यय। जैसे हम लिख दिए चिड़िया पेड़ पर बैठी, चिड़िया पेड़ पर बैठी है। चिड़िया पेड़ पर बैठी, तो ये क्या चीज है? चिड़िया पेड़ पर बैठी है। तो पेड़ शब्द जो है यहाँ पर, पेड़ शब्द ये संज्ञा है और चिड़िया भी संज्ञा है। और पर शब्द क्या है? संबंध बोधक अव्यय। और बैठना क्या है? क्रिया है, क्या है? सहायक। देखिए चिड़िया और पेड़ के मध्य, ठीक है, चिड़िया और पेड़ के मध्य क्या है? संबंध का बोध कराने वाला शब्द पर है, इसलिए पर शब्द आविकारी के अंतर्गत संबंध बोधक अव्यय है। दूसरा, जैसे हमने कहा कोयल पेड़ पर, या कोयल लिख देते हैं, पेड़ पर कोयल बैठी है, पेड़ पर कोयल बैठी है, कोयल बैठी। तो पर शब्द क्या है? दो संज्ञा के मध्य संबंध का बोध करा रहा है, इसलिए क्या है? संबंध बोधक अव्यय। और एग्जाम्पल देखिए, जैसे महेंद्र के पीछे, महेंद्र के पीछे दीपक छुप रहा है, महेंद्र के पीछे दीपक छुप रहा है। तो के पीछे शब्द यहाँ संबंध बोधक अव्यय, पीछे शब्द संबंध बोधक अव्यय। देखिए आप लिखें पर्वत के पीछे सूर्य छिप रहा है, छिप रहा है। तो मित्रों के पीछे शब्द यहाँ पर क्या हो गया? पीछे शब्द क्या हो गया? यहाँ संबंध बोधक अव्यय हो। क्या हुआ? संबंध बोधक अव्यय। वास्तव में अगर एक ऑप्शन दिया जाएगा सिर्फ के है या पीछे, तो पीछे शब्द क्या रहेगा? संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, यहाँ पीछे शब्द, यहाँ पर शब्द, यहाँ पर क्या है? पर शब्द है, यहाँ पर शब्द है, यहाँ पर क्या है? बाहर शब्द है, यहाँ बाहर शब्द है, यहाँ पर क्या? बाहर शब्द। ये सारे शब्द क्या है? संबंध बोधक अव्यय है। क्यों? कहीं ना कहीं ये क्या है? दो संज्ञा सर्वनामों के मध्य संबंध का बोध करा रहा है। ठीक है मित्रों, और चीजें हम देखते हैं। जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात ये है, कभी कभी स्टूडेंट्स ये समझते हैं क्या सर परिभाषा के अकॉर्डिंग दो संज्ञा या सर्वनाम के मध्य ही संबंध बोधक अव्यय आएगा या अलग अलग आएगा?
तो उत्तर देखिए, दो संज्ञा या सर्वनाम लगातार आ सकते हैं, उसके बाद संबंध बोधक अव्यय आ सकता है। ठीक है, या तो संबंध बोधक अव्यय दो संज्ञा के जस्ट मध्य में आ जाएंगे, एक संज्ञा सर्वनाम के बाद तत्काल संबंध बोधक अव्यय आ जाएंगे। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि कभी भी दो संज्ञा के बाद रहे संबंध बोधक अव्यय, ठीक है, या दो संज्ञा के मध्य रहे, उनका भावार्थ केवल ये निकलना चाहिए कि उनका जो संबंध है वो दो संज्ञा या सर्वनाम के मध्य जोड़ने का संबंध हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? संबंध बोधक अव्यय कहेंगे। संबंध दो संज्ञा सर्वनाम के मध्य संबंध का बोध कराने की स्थिति हो रही है, तभी वो संबंध बोधक अव्यय कहलाएंगे। ठीक है मित्रों, इसको विशेष में लिखते हैं और आप इसे नोट कर लें। मित्रों विशेष में देखते हैं, विशेष या नोट करके आप लिखिएगा। देखिए, यहां कोई विशेष शर्त नहीं है कि संबंध बोधक अव्यय दो संज्ञा के मध्य ही अपनी स्थिति दर्शाए। यहां कोई विशेष शर्त यह नहीं है कि संबंध बोधक अव्यय दो संज्ञा या सर्वनाम के मध्य ही आए। दो संज्ञा या संबंध के मध्य ही आए, बल्कि देखिए, बल्कि दो संज्ञा के बाद भी, ठीक है, के बाद भी आकर या आ सकते हैं, बल्कि दो संज्ञा या सर्वनाम के बाद भी आ सकते हैं। केवल भावार्थ यह निकलना चाहिए कि वह शब्द दो संज्ञा या सर्वनाम के मध्य संबंध का बोध करा रहा है। जैसे उदाहरण में देखते हैं, जैसे हमने यह लिख दिया, एक उदाहरण देखते हैं, श्याम कोई विद्यार्थी है, श्याम दिन भर पढ़ता रहा। श्याम दिन भर पढ़ता रहा, तो श्याम संज्ञा और दिन संज्ञा है। दोनों संज्ञाओं के मध्य जो संबंध का बोध करा रहा है वो भर शब्द संबंध का बोध करा रहा है। ये पढ़ने की विशेषता नहीं भर शब्द, ये श्याम और दिन के मध्य संबंध का है, तो इसलिए यह भर शब्द क्या है? संबंध बोधक अव्यय। देखिए मित्रों, मैंने कहा यहाँ कोई विशेष शर्त नहीं है कि संबंध बोधक अव्यय दो संज्ञा के या सर्वनाम के, यहाँ कोई विशेष शर्त नहीं है कि संबंध बोधक अव्यय दो संज्ञा सर्वनाम के मध्य ही आए, बल्कि दो संज्ञा या सर्वनाम के बाद भी आ सकते हैं। देखिए, ये क्या है? संज्ञा, ये क्या है? संज्ञा, दो संज्ञा के बाद आया है, ये दोनों संज्ञा के बाद ये भर शब्द है, लेकिन भावार्थ दोनों के मध्य ही संबंध का बोध करा रहा है। ठीक है मित्रों, और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे हम लिख देते हैं, श्याम या फिर बंटी विद्यालय तक गया। बंटी विद्यालय तक गया, तो देखें यहाँ तक शब्द क्या है? संबंध बोधक अव्यय, क्योंकि बंटी और विद्यालय के मध्य संबंध का बोध तक शब्द कर रहा है। जैसे और हम एग्जाम्पल लेते हैं मित्रों, जैसे मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता, जीवित नहीं
सकता। मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। तो यहाँ बिना शब्द या के बिना शब्द मनुष्य और पानी के मध्य संबंध का बोध करा रहा है। ठीक है मित्रों, और बातें हम समझेंगे। और बातें क्या है? संबंध बोधक अव्यय। देखिए, संबंध बोधक अव्यय जैसे कुछ ऐसे शब्द हैं जो जो जिनकी स्थिति क्या है, समान रूप से क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में रहती है वही शब्द, लेकिन परिस्थिति के अनुसार उनकी कंडीशन चेंज होती रहती है, उनकी सिचुएशन चेंज होती रहती है। कैसे होती है उसको भी हम जानेंगे, लेकिन पहले कुछ ऐसे शब्द आप जान ले जो इसमें संबंध बोधक अव्यय शब्द अव्यय बनेंगे। देखिए, संबंध बोधक अव्यय शब्द, संबंध बोधक अव्यय शब्द जो प्रायः आपको दिखते हैं, संबंध बोधक अव्यय शब्द। जैसे हमने लिख दिया, जैसे अपेक्षा, जैसे लिख दिया समान, भीतर, बाहर, अंदर, पर, ऊपर, ऊपर, तक, देखिए मिलता है तक, बिना, बिना, ऐसे सारे शब्द आपको दिखेंगे। जैसे भरोसे, भरोसे, अभी भरोसे शब्द, पर्यंत, पर्यंत, सामने, क्या शब्द आ जाता है, सामने, पहले, और आता है जैसे संग, सहित, सहित। ठीक है मित्रों, ऐसे शब्द आपको दिखाई देंगे, इत्यादि कर दे, इत्यादि शब्द दिखाई देते हैं आपको। ठीक है मित्रों, अब हम देखेंगे कि कुछ विशेष शर्त के अनुसार जो ध्यान देने योग्य तथ्य हैं, आप नोट करें इसे। तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य क्या चीज है मित्रों? कोई देखिए, कोई भी अव्यय शब्द, कोई भी अव्यय शब्द परिस्थितियों एवं नियमों के अनुसार रूप परिवर्तित कर सकता है। ठीक है, कैसे कर सकता है? यहां देखें, हमने लिखा है जैसे कोई भी अव्यय शब्द परिस्थितियों, परिस्थितियों एवं नियमों के अनुसार, अनुसार रूप परिवर्तित कर सकता है। रूप परिवर्तित कर सकता है। कैसे रूप परिवर्तित कर सकता है? नियमों, नोट्स बनाते चले, एकदम बेहतर क्लासेस आपकी हैं। जैसे हमने एक शब्द लिखा, एक शब्द हमने क्या लिखा, जैसे मान लीजिए कोई शब्द ऐसा है बाहर शब्द, हमने क्या लिखा? बाहर। हमने शब्द लिखा बाहर। बाहर शब्द में हमने उदाहरण दे दिया बच्चा बाहर बैठा है। एक एग्जाम्पल हमने ये लिखा और दूसरा एग्जाम्पल हमने लिखा बच्चा घर के बाहर बैठा है। बच्चा घर के बाहर बैठा है। तो एग्जाम में आपसे प्रश्न बन सकता है, बाहर शब्द कि कोई भी आपको एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, या तो एग्जाम्पल दे दिया, क्या एग्जाम्पल, ठीक है। परिस्थितियों के अनुसार कैसे बदलेगा? देखिए परीक्षा में कैसे पूछा जाता है, पूछ लेगा कि रेखांकित शब्द
व्याकरण की दृष्टि से किसके अंतर्गत आएगा या क्या चीज है। तो बच्चा बाहर बैठा है, तो बाहर शब्द क्या है, ये शब्द क्या है, बैठने की विशेषता है। बाहर एक बैठने की विशेषता है, और बैठना क्या है, क्रिया। बैठना क्या है, क्रिया है। तो ये बाहर शब्द क्या है, क्रिया विशेषण है। यह क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय। यह क्रिया विशेषण अव्यय है। उसका कारण है क्योंकि यह बैठने की विशेषता का बोध करा रहा है। लेकिन यही बात देखिएगा, बच्चा घर के बाहर बैठा है, तो यहाँ बाहर शब्द बच्चा और घर दोनों के मध्य संबंध का बोध करा रहा है। यानी दोनों संज्ञा, ये देखिए ए भी संज्ञा, ए भी संज्ञा, दोनों संज्ञा के मध्य संबंध का बोध करा रहा है। तो यह शब्द क्या हो गया, यह शब्द हो गया संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय। देखिए मित्रों, मैंने कहा था ना, परिस्थितियों या नियमों के अनुसार रूप परिवर्तित कर सकता है। यही बाहर शब्द परिस्थिति के अनुसार, यानी क्रिया की जब विशेषता बतलाना तो क्रिया विशेषण अव्यय। यही बाहर शब्द जब दो संज्ञा के मध्य संबंध का बोध करा रहा है तो नियमानुसार यह क्या हो गया, संबंध बोधक अव्यय हो गया। ठीक है मित्रों, जैसे हमने कहा कि भीतर शब्द, दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, भीतर। हमने लिखा भीतर, देखिए भीतर से हमने एग्जाम्पल बना लिया। जैसे श्याम भीतर बैठा है, एकदम सस्ता सा उदाहरण देखें, श्याम भीतर बैठा है, भीतर बैठा है। देखिए श्याम भीतर बैठा, और एक और शब्द लिख देते हैं, श्याम घर के भीतर, घर के भीतर बैठा है, घर के भीतर बैठा। तो मित्रों देखें, पहला वाक्य जो श्याम भीतर बैठा है, यह भीतर शब्द, यह देखिए जो भीतर शब्द यहाँ आया है, वो देखिए बैठने की विशेषता का बोध करा रहा है कि बैठना एक क्रिया है। ये क्या है, क्रिया। जो क्रिया की विशेषता का बोध कराएगा तो ये हो गया क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय। लेकिन यही भीतर शब्द, यही भीतर शब्द क्या है, दूसरे वाक्य में श्याम और घर दोनों के मध्य संबंध का बोध करावा, और श्याम क्या है, संज्ञा है, और घर भी संज्ञा है, और दो संज्ञाओं के मध्य संबंध का बोध कराने वाला शब्द क्या कहलाएगा, संबंध बोधक अव्यय कहलाएगा। तो यहाँ भीतर शब्द क्या हो गया, संबंध बोधक अव्यय, संबंध, संबंध बोधक या संबंधवाचक अव्यय। ये शब्द संबंधवाचक अव्यय हो गए। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया ऊपर शब्द, हमने लिखा ऊपर शब्द, ऊपर शब्द देखें, एक वाक्य ऊपर शब्द में मैंने बना दिया। जैसे हमने लिखा चिड़िया ऊपर बैठी है, जैसे लिख दिया हमने चिड़िया, चिड़िया ऊपर बैठी है, ऊपर बैठी है। तो यहाँ जो ऊपर शब्द है वो क्या है, बैठने की विशेषता है, इसलिए यह क्रिया विशेषण, क्योंकि बैठना क्रिया है, ये क्रिया विशेषण अव्यय, यह क्रिया विशेषण अव्यय। लेकिन और एग्जाम्पल मैं लिख दूं, दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिख दिया चिड़िया, चिड़िया पेड़ के ऊपर बैठी। तो यहाँ के ऊपर देखिए, यहाँ का जो ऊपर शब्द है वो क्या है, ये दो संज्ञा के मध्य संबंध का बोध कराएगा। ये दोनों क्या है, संज्ञा है, और दो संज्ञा के मध्य संबंध का बोध करा रहा है। संबंध का बोध जो कराएगा वो क्या हो गया, संबंध बोधक अव्यय। ये क्या हो गया, संबंध बोधक अव्यय। ठीक है मित्रों, उम्मीद करते हैं बेहतर आप सीख गए होंगे इस चीज को। कुछ ध्यान देने योग्य तथ्य,
अब लिखेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। जाते जाते कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की मैं बात करूंगा। महत्वपूर्ण तथ्य यह है मित्रों, यदि कोई अव्यय शब्द दो संज्ञा के, देखिए यदि कोई अव्यय शब्द दो संज्ञा या सर्वनाम के मध्य संबंध का बोध कराएगा। ठीक है मित्रों, जैसे संज्ञा या सर्वनाम इनके मध्य जो संबंध का बोध कराएगा, मित्रों पढ़ने के पश्चात भावार्थ निकालना है। ऐसा नहीं है कि एक संज्ञा देकर, ठीक है, संबंध बोधक अव्यय दिया जाएगा, उसके बाद पुनः संज्ञा सर्वनाम दिया जाएगा तभी हम कहेंगे। नहीं, हम भावार्थ के आधार पर इस चीज का गणना करेंगे। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम के मध्य संबंध का बोध कराएगा। जो अव्यय शब्द दो संज्ञा सर्वनाम के मध्य संबंध का बोध कराता वह संबंध बोधक अव्यय कहलाता है। संबंध बोधक अव्यय कहलाता है। और क्या महत्वपूर्ण तथ्य है, यदि कोई अव्यय शब्द, ठीक है, यदि कोई अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता का बोध करा रहा है, क्रिया की विशेषता का बोध करा रहा है, क्रिया की विशेषता का बोध करा रहा है, तो क्या कहलाएगा? क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय कहलाएगा। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट बात करेंगे और तथ्य आप समझिए। यदि किसी वाक्य में क्रिया विशेषण अव्यय है तो, यदि किसी वाक्य में ऐसा शब्द है जो क्रिया की विशेषता का बोध करा रहा है, अर्थात यदि किसी वाक्य में क्रिया विशेषण अव्यय है तो वह बिना किसी प्रसर्ग या विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह के आएगा। देखिए, यदि किसी वाक्य में, आप इसे नोट कर लें, थोड़ा सा मिटा के लिखते हैं। देखिए, यदि किसी वाक्य में क्रिया विशेषण अव्यय है तो वह बिना प्रसर्ग का मतलब होता है विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह, विभक्ति या कारक चिन्ह के प्रयोग होगा। वह बिना विभक्ति चिन्ह के प्रयोग हो गया, बिना विभक्ति चिन्ह के आएगा। दूसरा तथ्य यह है, यदि किसी वाक्य में संबंध बोधक अव्यय है तो, संबंध बोधक अव्यय है तो वह सदैव प्रसर्ग, सामान्यतः आप लिख सकते हैं, सदैव लिख सकते हैं, तो वह सामान्यतः या ज्यादा से ज्यादा प्रसर्ग के साथ आता है। यदि किसी वाक्य में संबंध बोधक अव्यय है तो वह सामान्यतः प्रसर्ग के साथ आता है। प्रसर्ग का मतलब है विभक्ति या कारक चिन्ह। और किस प्रकार के विभक्ति या कारक रहेंगे? जैसे के, जैसे यहाँ पर ज्यादातर शब्द ऐसे मिलते हैं, के, ओ, पर, ठीक है, से, इस प्रकार के यहाँ पर शब्द प्रायः आपको मिलते हैं। ठीक है,
के, को, पर, से इत्यादि शब्द यहाँ पर मिलते हैं। एवं वाक्य में दो संज्ञा या सर्वनाम मौजूद होते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये भी है कि यदि किसी वाक्य में संबंध बोधक अव्यय होगा तो वह सामान्यतः पर्सन के साथ प्रयोग होता है। एवं वाक्य में दो संज्ञा या सर्वनाम होते हैं या आते हैं। ठीक है मित्रों, इस चीज का विशेष ध्यान आप दीजिएगा। ये रहा संबंध बोधक अव्यय, और संबंध बोधक अव्यय को हमने अपने सामर्थ्य अनुसार बेहतर पढ़ाने का प्रयास किया है। मित्रों, आपको वीडियो कैसा लगा आप वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिएगा, जिससे हमको मोटिवेशन मिले और चैप्टर हम आपको पढ़ा सके या पढ़ाएं। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।